हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोंडवाना रियासत के बारे में, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसी का फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री पार्ट है एमपी का, उसी में हम डिस्कस करेंगे गोंडवाना रियासत के बारे में। और गोंडवाना रियासत में हम क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। तो गोंडवाना जो रियासत थी उसके अंतर्गत हम गोंडवाना राज्य का उद्भव, गढ़ा राज्य या फिर गोंड वंश की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, या फिर जो यादव राय थे इसके जो मतलब कि शासक हुआ करते थे प्रमुख उनमें से यादव राय के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्जुन दास के बारे में डिस्कस करेंगे, संग्राम शाह के बारे में डिस्कस करेंगे, दलपति शाह के बारे में डिस्कस करेंगे, रानी दुर्गावती जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हृदय शाह के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे लास्ट में गोंडकालीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर तैयार करें ताकि एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि जो कौन कौन से जो गोंडवाना रियासत थी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोंडवाना राज्य का अभ्युदय, यानी कि जो गोंडवाना राज्य है इसका उदय कैसे हुआ। तो प्राचीन काल से ही भारत में प्राचीन सभ्यताओं व आदिम सभ्यताओं के साक्ष्य जो है प्राप्त होते रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति व मानव मूल्यों के बीच अंतर संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। गोंडों के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किंतु गोंडों की प्राचीनता को सभी ने स्वीकार किया है और रामायण काल में वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र जो था वो मुख्यतः गोंड जनजाति का ही निवास स्थल माना जाता है। और गोंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख रामनगर के संस्कृत लेख में मिलता है, जिसमें यादव राव से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो भी गोंड लोगों की जो शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत में, तो उनके जो 54 शासकों का उल्लेख मिलता है रामनगर के संस्कृत लेख में, और जिसका उत्कीर्णन सन 1667 ईस्वी में गढ़ा के शासक जो हृदय शाह ने करवाया था। और गढ़ा के शासकों का जो दूसरा विवरण है तो ये कर्नल स्लीमेन ने 1837 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिससे यादव राय से लेकर के अंतिम शासक सुमेर शाह तक का वर्णन किया गया है। यानी कि कई ऐसे जो चीज़ें मिलती है जिसमें कि गोंड शासकों के जो है वर्णन मिलता है कि इन्होंने यहाँ पर भी इनकी सत्ता थी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि गढ़ा राज्य या फिर गोंड वंश की स्थापना हुई कैसे एक्चुअल में, जो इसे आप गढ़ा राज्य भी कह सकते हैं या गोंड वंश का स्थापना। ठीक है, तो गढ़ा राज्य की स्थापना सेहल गांव निवासी जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय ने, जो कि पहले शासक थे इसके गोंड वंश के, और 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य स्थित अंधकार युग में किया था। और एक जो किंवदंती के अनुसार, यानी कि जो एक ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं के अनुसार मां नर्मदा ने यादव राय को स्वप्न देकर सर्वे पाठक की सहायता से गढ़ा वंश की स्थापना हेतु आदेशित किया, जिससे प्रेरणा लेकर उसने गढ़ा की जो है राजकुमारी रत्नावली से विवाह किया। और तदुपरांत गढ़ा वंश की क्या की नींव डाली, किसने, तो यादव राय ने पहले विवाह किया यहाँ की राजकुमारी रत्नावली से, और उसके बाद क्या किया, गढ़ा वंश की नींव डाली। और गढ़ा वंश के संस्थापक के रूप में यादव राय की पुष्टि रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम के उल्लेख से होती है। इसी वंश में बाद में पुलत्स्य वंशी संग्राम शाह जैसे प्रतापी शासक हुए, वहीं इसी साम्राज्य में वीरांगना दुर्गावती भी हुई। यानी कि इस जो गोंड वंश का जो शासन था, स्थापना हुई थी, उसके बाद इसमें कई जो प्रतापी शासक हुए, जिनमें से आपने नाम सुना होगा कि रानी दुर्गावती, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रानी हुई थी, ठीक है, भारतवर्ष की तो उन्होंने भी यहाँ शासन किया था गोंड वंश की तरफ से। ठीक है, और यादव राय जो सबसे पहले मतलब यहाँ के स्थापना जिनके माना जाता है स्थापित किया गोंड वंश को, तो ये 1328 से लेकर के 1340 ईस्वी तक इनका शासन था। और गोंड वंश का संस्थापक यादव राय थे, जिसका जन्म गोदावरी नदी के तट पर स्थित सेहल गांव में हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, जोध सिंह पटेल था। ठीक है, और प्रारंभिक जीवन में यादव राय ने लौजी बालाघाट के हेहय बंसी शासक के यहाँ नौकरी प्रारंभ की। तत्पश्चात मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह के
शासक की पुत्री रत्नाबली से विवाह कर कालांतर में गढ़ा वंश की स्थापना की, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। और गणेश नृप वर्णनम अभिलेख के अनुसार यादव राय को नागवंशी कछवाहा राजपूत माना गया है, यानी कि अलग अलग लेखों के अनुसार अलग अलग इन्हें जो है क्या है कि माना जाता है। जैसे इस लेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार, गणेश निवर्णनम के अनुसार इन्हें नागवंशी कछवाहा राजपूत भी माना गया है, ठीक है, यादव राय को। इसके बाद अकबरनामा के अनुसार यादव राय का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ था? खरजी हुआ था। और इसके बाद क्रमशः गोरक्ष दास, सुखन दास, अर्जुन दास, संग्राम शाह उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, मतलब क्रम बाई क्रम। तो उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तराधिकारियों में से अर्जुन दास, जो 1500 कब शासन ये इन्होंने किया था? 1500 से 1510 ईस्वी के बीच किया था, ठीक है। यहाँ पर हम मोस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अर्जुन दास गद्दी पर बैठा और अकबरनामा के अनुसार राज्यरोहण के समय उसकी आयु 40 वर्ष थी और राज्यरोहण के तुरंत बाद उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र अमान दास अम्हार दास के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि जो अर्जुन दास के जो पुत्र था अमान दास अहमार दास जिसे कहते थे, ठीक है तो उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसका उल्लेख ठर्रका दमोह के 2 सती लेखों में भी मिलता है। और अर्जुन दास के समय में गुरु नानक देव जी देशाटन करते हुए गढ़ा राज्य में आए, जिसका उल्लेख सिख धर्म ग्रंथ सूरज प्रकाश में मिलता है। वे इस यात्रा के दौरान अमरकंटक, गढ़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बालाघाट से गुजरे, इसलिए आज भी इन स्थानों पर गुरुद्वारे के अवशेष हैं। यानी कि जो गुरु नानक जी थे इस समय पर आए। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि किस जो है गौड़वंशी शासक के समय पर गुरु नानक जी ने गढ़ा की जो है यात्रा की थी, ठीक है। तो अर्जुन दास के समय पर ऐसा हुआ था। अर्जुन दास के समय में ही उसके पुत्र अम्मार दास ने विद्रोह किया और अर्जुन दास की हत्या कर दी, ठीक है, मतलब इनके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी गद्दी प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं कि जो अम्मार दास जिसका जो है संग्राम शाह या फिर संग्राम सिंह भी नाम पुकारा जाता है, क्योंकि इसने उपाधियां धारण की थी इस नाम से। तो इसका जो शासन था 1510 से 1543 ईस्वी के बीच में था, ठीक है। और ठरका दमोह के 2 सती लेखों के आधार पर अहमार दास लगभग 1500 से 1513 ईस्वी के मध्य सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत अहमार दास ने महाराजा श्री राजा अहमार दास देव की उपाधि जो है पदवी धारण की, ठीक है। इसके बाद फरिश्ता के अनुसार इसी के समय पर रतनपुर में कलचुरी वंश के शासक पुरुषोत्तम सहाय का शासन था और सुल्तान इब्राहिम लोदी के कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से विद्रोही भाई जलाल को पकड़कर सन 1518 ईस्वी में सुल्तान को सौंप दिया। यानी कि जो ये था क्या अहमार दास, इसने क्या किया, जो उस समय पर जो शासन हुआ करता था इब्राहिम लोदी का भारत में, जो दिल्ली का शासक हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है उसका जो विश्वास पात्र और कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से अपने भाई जो विद्रोही जो भाई था जलाल को पकड़ करके सुल्तान को सौंप दिया, यानी कि इब्राहिम लोदी को, ठीक है, कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से। और तत्पश्चात अहमार दास ने संग्राम शाह या संग्राम सिंह की उपाधि धारण की, जिसका साक्ष्य दमोह से प्राप्त एक चौकोर सोने के सिक्के पर अंकित संग्राम सिंह से मिलता है। यानी कि इसने क्या किया, उसके बाद जब विद्रोही भाई को जब सौंप दिया उसके बाद क्या किया कि संग्राम शाह या संग्राम सिंह की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके बाद संग्राम शाह पदवी गुजरात के शासक, जो इसे संग्राम शाह पदवी मिली थी, इसकी जो गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण अहमार दास की 2 पत्नियों पद्मावती सुमति का उल्लेख करके उसके संस्कृत रचनात्माला से मिलता है। यानी कि जो अहमार दास को संग्राम शाह की पदवी दी थी तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर ने जब रायसेन विजय में संग्राम शाह के द्वारा सहायता दी गई तो अहमार दास को क्या किया गया कि संग्राम शाह की पदवी दी गई, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो रत्नमाला से इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद पद्मावती से ही 2 पुत्र दलपति शाह एवं चंद्र शाह प्राप्त हुए। यानी कि जो इनकी 2 पत्नियां थी संग्राम शाह की, कौन कौन, पद्मावती और सुमति। तो पद्मावती जो थी जो इनकी पत्नी, उनमें से 2 पुत्र दलपति शाह एवं चंद्र शाह प्राप्त हुए और कालांतर में इन्हीं दलपति शाह से चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ।
यानी कि जो आप प्रसिद्ध महारानी के बारे में सुनते हैं, रानी दुर्गावती, उनके पति कौन हुए थे? तो दलपति शाह से उनका विवाह हुआ था। और जो राजकुमारी जो दुर्गावती थी, ये एक जो चंदेल वंश की जो राजकुमारी थी जिनसे दलपति शाह का विवाह हुआ था। और संग्राम शाह की मृत्यु 33 वर्ष के सफल शासन के पश्चात लगभग 1541 से 1543 ईस्वी के मध्य हुआ था। यानी कि लगभग इन्होंने 33 वर्ष शासन किया था। उसके बाद संग्राम शाह की या फिर अमर दास जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं दलपति शाह, जो कि रानी दुर्गावती जो हैं उनके जो है पति हुए थे। तो 1543 से 1550 ईस्वी तक जो है इनका शासन हुआ था। ठीक है। और संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात दलपति शाह सन 1543 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यानी कि जो इनका पुत्र था संग्राम शाह का, दलपति शाह, रानी दुर्गावती का पति, उसने 1543 ईस्वी में गद्दी पर ये बैठा। इसके बाद जबलपुर से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार उसने राज्यारोहण के पश्चात श्री महाराजा धीराज श्री राजा की उपाधि धारण की। और दलपति शाह ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से जबलपुर दमोह मार्ग पर अवस्थित संग्रामपुर गांव के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की। यानी कि दलपति शाह जब राज्यारोहण इसका हुआ, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी जो है राजधानी को चेंज कर दिया। ठीक है। गढ़ा से कहाँ ले गया? ये सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित था ये किला। वहां पर इसने राजधानी बनाया अपनी। और इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गणेश नृप वर्णनम संग्रह में किया गया है। और शासन के 7वें वर्ष में, यानी कि जब 7 वर्ष हो गए थे इनके शासन को, तो दलपति शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद रानी दुर्गावती का शासन आता है, जो कि 1550 से लेकर 1564 ईस्वी तक था। ठीक है। अब जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी मेंस के लिए चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर लघु उत्तरीय चाहे मेंस के जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 11 नंबर्स वाले, उनमें भी ये क्वेश्चन बनता है रानी दुर्गावती के में। तो आप डिटेल में से ध्यान रखिएगा। तो 1550 ईस्वी में दलपति शाह की असमय मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों तथा उत्तराधिकारी वीर नारायण देव की कम आयु के कारण, जो कि वीर नारायण देव कौन था? पुत्र था दलपति शाह का। उसकी कम आयु के कारण उसे उत्तराधिकारी घोषित करके संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर संभाल ली। यानी कि क्या हुआ कि जब वीर नारायण देव, जो कि पुत्र था रानी दुर्गावती जी का, उसकी आयु काफ़ी कम होने की वजह से उसे राजा तो घोषित कर दिया गया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है। पड़ोसी राज्यों से राजधानी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से रानी ने 1553 ईस्वी के आसपास राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित मजबूत किले चौरागढ़ को बनाया अपनी राजधानी, जो 1634 ईस्वी तक गढ़ा की राज्य की जो है राजधानी रहा। ठीक है। और पड़ोसी राज्यों की स्थिति की दुर्गावती के राज्यारोहण के, यानी कि जब रानी दुर्गावती का शासन था तो उस समय जो पड़ोसी राज्य थे इनके गढ़ा के या फिर, ठीक है, तो उस समय उस पड़ोसी राज्यों की स्थिति कैसी थी? तो दुर्गावती के राज्यारोहण के समय अधिकांश पड़ोसी राज्य सशक्त बनने की ओर अग्रसर थे। ठीक है। और उत्तर पूर्व में रीवा के बघेल वंशी शासक रामचंद्र का शासन था, दक्षिण पूर्व में हेहय वंशी कलचुरियों का, जबकि दक्षिण पश्चिम में चांदा राज्य में कर्ण शाह का शासन था। ठीक है। साथ ही बरार क्षेत्र में एलिचपुर एक प्रमुख मुस्लिम केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। यानी कि जब इनका शासन था रानी दुर्गावती जी का, तो जिनके पड़ोसी राज्य थे वो भी काफ़ी मजबूती से उभर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बाज बहादुर से संघर्ष, जो रानी दुर्गावती जी का जो बाज बहादुर था, ठीक है, उससे संघर्ष हुआ था। तो क्या हुआ था? तो दुर्गावती का शासन शुरू होने के पश्चात 1556 ईस्वी में सुजात खां के पुत्र व मालवा के शासक बाज बहादुर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है। और इस प्रथम आक्रमण में चाचा फतेह खां युद्ध भूमि में मारा गया तथा बाज बहादुर सारंगपुर वापस चला गया। यानी कि जो दुर्गावती से भिड़ंत हुई बाज बहादुर की, तो बाज बहादुर के चाचा जो है फतेह खां, इसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। और बाज बहादुर जब जीत नहीं पाया तो ये भाग करके सारंगपुर वापस चला गया। ठीक है। और यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की विजय हो गई। और इसके बाद दूसरा आक्रमण जब किसने किया? बाज बहादुर ने फिर से तो पुनः गढ़ा पर किया, परंतु पराजय होने तथा सेना को भारी क्षति होने के कारण गढ़ा जीतने में का विचार
जो है इसने त्याग दिया। ठीक है, यानी इस बार भी महारानी दुर्गावती की जो है विजय हो गई। इसके बाद मुगलों के साथ संघर्ष, यानी कि जब रानी दुर्गावती जी का शासन था उस समय जब मुगल जो बादशाह कौन था, अकबर था। ठीक है, तो उस समय पर मुगलों के साथ संघर्ष में क्या हुआ इनके शासन के समय, तो 1562 ईस्वी में अकबर के राज्यरोहण के पश्चात 1564 ईस्वी में आसफ खां को कड़ा का जो सूबेदार बनाया गया, जिसने रीवा के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर गढ़ा पर आक्रमण कर की योजना बनाई तथा 1564 ईस्वी में सर्वप्रथम दमोह पर आक्रमण किया, और जिसमें उसकी सहायता मुहब्बिल अली, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकसाल, नजीर मोहम्मद, आक मोहम्मद सहित अनेक इक़्तेदारों ने की। और दमोह पर आक्रमण की सूचना रानी को सिंगौरगढ़ के किले में मिली, परंतु स्थिति युद्ध के अनुकूल न जानकर रानी दुर्गावती नरई चली गई। यानी कि जो अकबर जो था, अकबर का शासन उस समय हुआ करता था रानी दुर्गावती के समय पर, तो उसने क्या किया, 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में युद्ध के लिए आसफ खां को भेजा। ठीक है, जीतने के लिए गढ़ा को। ठीक है, तो उस समय पर क्या किया, आसफ खां ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया सिंह। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रानी दुर्गावती जो थी उन्होंने क्या किया कि युद्ध की अनुकूल स्थिति न होने के कारण वे क्या करी, नरई चली गई थी। ठीक है, इसके बाद नरई में होने की सूचना पाकर नाजिर मोहम्मद ने आक्रमण किया, जिसमें रानी का फौजदार अर्जुन दास बैस मारा गया, और दूसरा आक्रमण आसफ खान ने जो है स्वयं किया और जिसमें रानी के तोपची शम्स खान मियाना व मुबारक बिलूच मारे गए, और पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजकर रानी ने युद्ध की कमान संभाली तथा महावत आधार सिंह बघीला व जो है सरमन हाथी पर सवार होकर युद्ध किया, किंतु पराजय के भय से स्वयं को कटार मारकर वीरवती को प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो रानी दुर्गावती जी थी वो काफ़ी बहादुरी से लड़ते हुए जब उन्होंने देखा कि शायद हो सकता है कि उनकी पराजय हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने खुद को ही कटार मार करके वीरगति को वो प्राप्त हो गई और गढ़ा पर मुगलों का अधिकार हुआ। किंतु राजधानी जो चौरागढ़ थी, ठीक है, कहाँ पर, सतपुड़ा पर्वत पर, तो वो अभी बची हुई थी, वहाँ पर उनका अधिकार नहीं हुआ था मुगलों का। और राजा वीर नारायण देव यानी कि जो पुत्र था रानी दुर्गावती जी का, भागकर चौरागढ़ चले गए थे और आसफ खां ने चौरागढ़ को विजित करने हेतु घेरा डाला तथा राजा वीर नारायण देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और इसी युद्ध में प्रधानमंत्री भोज कायस्थ भी वीरगति को प्राप्त हुए और चौरागढ़ से अपार धन संपत्ति मिली तथा गोंड राज्य में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख भी यही मिला। यानी कि जब वीर नारायण देव की भी युद्ध में मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई ये भी, तो क्या हुआ कि मुगलों का चौरागढ़ में भी शासन हो गया और यहाँ से इन्होंने अपार धन संपत्ति की लूटी। ठीक है, और गोंड राज्य में ही सर्वप्रथम जो है जौहर का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, मिला था। और इसके बाद कुशल प्रशासक के रूप में रानी दुर्गावती, यानी कि जो रानी दुर्गावती गढ़ा की जो वहाँ पे महारानी थी, उनके कुशल प्रशासक के रूप में किस प्रकार से साक्ष्य मिलते हैं तो वो देख लेते हैं। तो रानी दुर्गावती विदुषी, सहिष्णु एवं कुशल प्रशासक व योद्धा थी और आसफ खां के आक्रमण के समय रानी ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का परिचय दिया। नेतृत्व कौशल आसफ खां से युद्ध के समय दिए उद्बोधन से प्रदर्शित होता है। यानी कि इन्होंने काफ़ी जो है दूरदर्शिता के साथ और कौशल के साथ युद्ध किया और जो इन्होंने उद्बोधन दिया था उससे ये प्रदर्शित होता है कि इनका काफ़ी कितना ज़्यादा नेतृत्व कौशल कितना ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, और रानी की सहिष्णुता का परिचय इस बात से चलता है कि उनकी सेना में शख्स खां मियाना खान जहां उकीद जैसे सेना के योग्य अधिकारियों के पद पर मुस्लिम थे। यानी कि रानी दुर्गावती जो थी वो एक सहिष्णु योद्धा थी, क्योंकि इन्होंने न केवल अपने जो गढ़ा राज्य में था गोंड वंश था वहाँ पर क्या किया, न केवल दूसरे जो है धर्म के लोगों को रखा, जैसे कि मुस्लिम धर्म से शख्स खां मियाना और खान जहाँ उकीद जैसे कि सेना के जो उच्च अधिकारी वाले पोस्ट होते हैं वहाँ पर पे इन्होंने नियुक्त किया था। इससे इनकी सहिष्णुता का परिचय पता चलता है। ठीक है, और विद्वानों को भी रानी ने समुचित सम्मान दिया और उनके राज्य में महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महापात्र, नरहरि महापात्र जैसे विद्वान निवास करते थे। ठीक है, और हृदय शाह यानी कि जो आगे के
जो गढ़ा राज्य में एक प्रमुख शासक हुए थे हृदय शाह जिनका नाम था, जो 1627 ईस्वी से लेकर 1671 ईस्वी के बीच में इनका शासन हुआ था। ठीक है, तो उनके समय पर क्या हुआ था, तो प्रेम शाह के पश्चात उसका कला संरक्षक पुत्र हृदय शाह शासक बना। यानी कि जो हृदय शाह के जो प्रेम शाह जो पिता थे, उनके बाद में हृदय शाह जब क्या बना, शासक बना वहाँ का गढ़ा का, तो वह युवा अवस्था से ही मुगल दरबार में सेवा देने के कारण मुगल प्रशासन का कृपा पात्र था। परंतु 1644 ईस्वी में सरदार खान को चौरागढ़ का तुलुबदार बनाने के पश्चात स्थिति नियंत्रित न कर पाने के कारण 1651 ईस्वी में जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह को चौरागढ़ का जागीरदार बनाकर भेजा गया। उस समय हृदय शाह चौरागढ़ से भागकर बांधू के जमींदार अनूप सिंह के पास चला गया, परंतु रीवा पर आक्रमण होने के बाद वह जंगल में चला गया तथा चौरागढ़ स्थायी रूप से गोंडों के हाथ से निकल गया। मतलब इस समय पर गोंडों के हाथ से स्थायी रूप से चौरागढ़ निकल गया। तत्पश्चात उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसमें चंदेल, परिहार तथा गौतम वंश प्रमुख थे। यानी कि इसने क्या किया, हृदय शाह ने कई जो है चंदेल वंश हो, चाहे परिवार वंश या फिर गौतम वंश, इन सभी की जो कन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश की। और हृदय शाह के जो दो पुत्र थे, छत्र शाह एवं हरि शाह थे। ठीक है, संग्रामपुर के बावड़ी लेख में उसकी मृत्यु 1971 ईस्वी में बताई गई। यानी कि जो हृदय शाह की मृत्यु को कब बताई गई है, संग्रामपुर के बावड़ी लेख के अनुसार, तो 1971 में इसकी मृत्यु बताई गई। और इसके दो पुत्र कौन कौन से थे, छत्र शाह एवं हरि शाह, जो आगे चल करके गढ़ा के जो शासक हुए थे कुछ समय के लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि जो हमने प्रमुख शासकों के बारे में देखा, अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति में गढ़ मंडला जो था उसका योगदान क्या था। यानी कि जो गोंड वंश का साम्राज्य था और जो गढ़ मंडला था, इसका योगदान किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ का क्या योगदान था। ठीक है, गढ़ मंडला का, तो वो देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति में गोंड क्षेत्र से दो प्रमुख नाम, शंकर शाह और अवंती बाई का नाम आता है। यानी कि ये जो शंकर शाह और अवंती बाई थे, इन्होंने प्रमुख रूप से क्या किया था, 1857 की क्रांति में गढ़ मंडला की ओर से भाग लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अवंती बाई का योगदान किस प्रकार से था। तो अवंती बाई जो गढ़ मंडला के अंतर्गत रामगढ़ जो जागीर थी की शासिका थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और तत्कालीन समय में रामगढ़ राज जागीर के अंतर्गत लगभग कितने गांव थे, तो 100 गांव आते थे, जहां की ये क्या थी, शासिका थी। ठीक है, परंतु राजा विक्रमाजीत सिंह को अयोग्य घोषित कर अंग्रेजों द्वारा वहां तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया, जिसका विरोध रानी अवंतीबाई ने किया। यानी कि जो यहाँ पर रामगढ़ जागीर थी, वहाँ की जो राजा हुआ करते थे विक्रमाजीत सिंह, उनको जब क्या किया गया कि अयोग्य घोषित कर दिया गया और एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा 1857 के समय पर। तो क्या हुआ कि इसका विरोध किसने किया, अवंतीबाई ने इसका विरोध किया। ठीक है, और रामगढ़ जागीर पर आधिपत्य स्थापित करने में गढ़ मंडला राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि शंकर शाह ने अवंतीबाई का सहयोग किया था, और अतः अंग्रेजों द्वारा उनको मृत्यु दंड देने की खबर सुनकर अवंतीबाई ने क्रांति में भाग लिया। यानी कि जो शंकर शाह थे, जिनके बारे में हम अभी नीचे पढ़ेंगे भी, तो जब इन्होंने क्या किया था, अवंतीबाई का सहयोग किया था युद्ध में। ठीक है, गढ़ मंडला की ओर से। और लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था शंकर शाह को, तो ये खबर सुनकर अवंतीबाई ने भी क्रांति में पूरी तरह से उतर गई थी, भाग लिया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 1858 को अवंतीबाई ने अपनी सेना के साथ लेफ्टिनेंट बार्टन पर मंडला में हमला किया, परंतु प्रशिक्षित सेना के अभाव में रानी को भागकर जंगल में जाना पड़ा, जहां अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्होंने खुद को तलवार मारकर वीरगति प्राप्त की। यानी कि जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजों के पास काफ़ी ज़्यादा जो है प्रशिक्षित सेना है और इनके पास प्रशिक्षित सेना का अभाव है, जिसे देखते हुए क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों के हाथे मरने की अपेक्षा खुद को तलवार मारकर ये वीरगति को प्राप्त हो गई। अब देखते हैं शंकर शाह, जो कि अवंतीबाई का जिन्होंने साथ दिया था युद्ध में, उनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने कैसे समर्थन दिया था। तो गढ़ मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म
1783 में हुआ था। इनके पिता सुमेर शाह थे और यह महारानी दुर्गावती के प्रस्तापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया, यानी कि आज का जबलपुर, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे, ठीक है। और जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव शंकर शाह के प्रयासों से ही हुआ, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए और जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट के कमांडर का लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था, जिसने संपूर्ण महाकौशल की जनता को परेशान कर रखा था। यानी कि जो अंग्रेजी कमांडर था लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क, जब इसने महाकौशल की जनता पर काफ़ी अत्याचार किया, परेशान कर रहा था, तो उस समय जो है शंकर शाह के द्वारा युद्ध किया गया, विद्रोह कर दिया गया, ठीक है, इसके विरुद्ध में, ठीक है। और क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के उद्देश्य से शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर के संघर्ष का ऐलान किया, लड़ने का, ठीक है। और 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व जो है शंकर शाह ने किया, जिसकी स्थिति तत्कालीन समय में झांसी, कानपुर, अवध तथा मेरठ की तरह ही थी। यानी कि जबलपुर में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो शंकर शाह के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, ठीक है। और दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह को गिरफ्तार कर लिया और दिनांक 18 सितंबर 1857 को तोप के मुहाने पर बांध कर तोप चला दी गई, यानी कि इनको भी जो है मृत्यु के घाट उतार दिया गया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि गोंडकालीन स्थापत्य कला, जो गोंडकालीन की गोंड वंश था, उस समय पर स्थापत्य कला में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। तो उस समय प्रमुख स्थापत्य कला कौन कौन सी थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो राजगोंड सत्ता का अभ्युदय भारतीय वास्तुकला की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और गोंड काल में वास्तुकला की अनोखी प्रतिभा उभर कर सामने आई और यह प्रतिभा विशेष रूप से संग्राम शाह के शासनकाल में अधिक तेजी से उभर कर सामने आई। यानी कि जो गोंड शासक हुआ करते थे संग्राम शाह, उनके शासनकाल में जो स्थापत्य कला थी वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आई। इनके द्वारा काफ़ी जो है निर्माण करवाए गए थे, ठीक है, प्रमुख रूप से। तो उन्हीं में से हम कुछ के बारे में देखते हैं जो कि प्रमुख हैं। तो सबसे पहले और देखते हैं, गोंड वंश के राजाओं ने राज्य विस्तार के साथ अनेक जन उपयोगी कार्य भी संपन्न कराए, जिनके ऐतिहासिक चिन्ह यत्र तत्र विद्यमान है, ठीक है। और गोंडकालीन स्मारकों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, दुर्ग किला, यानी कि जो गोंडकालीन स्मारक बनवाए गए थे या स्थापत्य कला के उदाहरण, उनमें से क्या क्या प्रमुख थे? तो पहला दुर्ग किला जिन्हें कहते हैं वो बनवाए गए थे। दूसरा, मठ तथा मंदिर बनवाए गए थे। तीसरा, तालाब, कुआं, बावड़ी, अन्य स्मारक, ये सभी चीज़ें जो है गोंडवंशी शासकों के द्वारा प्रमुख रूप से बनवाई गई थी। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से प्रमुख दुर्ग या फिर किला बनवाए गए थे। तो सबसे पहला है गढ़ा मदन महल स्थित दुर्ग, ठीक है। गढ़ा में जो मदन महल स्थित दुर्ग है ये बनवाया गया था इनके द्वारा। और सिंगौरगढ़ दुर्ग बनवाया गया था गढ़ा शासकों के द्वारा, ठीक है। चौरागढ़ दुर्ग बनवाया गया था जो कि किला जिसे कहते हैं। रामनगर दुर्ग, मोती महल, ठीक है, ये सभी जो प्रमुख रूप से किले या दुर्ग का निर्माण जो है करवाया गया था इन शासकों के द्वारा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्या है, बेगम महल जो है ये भी निर्माण कराया गया था इन्हीं के द्वारा। अब देखते हैं मठ तथा मंदिर। प्रमुख रूप से जो मठ मंदिर बनवाए गए थे वो कौन से थे? तो बाजना मठ गढ़ा में है, जो पचमठा मंदिर गढ़ा में है, ये भी राधा कृष्ण मंदिर, पचमठा मंदिर आधारताल में बनवाया गया था। एक मंदिर बहोरी बंद जो कि सिहोरा में बनवाया गया था। शिव मंदिर जो कि कुआं गांव कटनी में बनवाया गया था। विष्णु मंदिर जो कि मंडला में बनवाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो तालाब बनवाए गए थे वो कौन कौन से थे प्रमुख तालाब जो है इनके द्वारा निर्माण गढ़ा वंश के द्वारा। तो तालाबों में आते हैं कौन कौन से? संग्राम सागर, रानी ताल, चेरी ताल, देवताल, आधार ताल, गंगा सागर, ये सभी जो है तालाब जो है वहाँ पर काफ़ी प्रमुख रूप से जो बनवाए गए थे, ठीक है। इसके बाद प्रमुख बावड़ियाँ देख लेते हैं जो बनवाई गई थी जो है गढ़ा राज्य के राजवंश गोंड वंश के द्वारा। तो चौरागढ़ स्थित बावड़ी, रामनगर स्थित बावड़ी और छोटा टोला स्थित बावड़ी। इस प्रकार से जो है गोंड वंश के द्वारा काफ़ी प्रमुख स्थापत्य कला में भी जो है काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देख लिए जो गोंडवाना रियासत से रिलेटेड। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें
और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियोस हैं वो किसी से भी रिलेटेड, चाहे MPPSC मेंस से या फिर प्री से, तो वो सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में भी किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो भी बुंदेलखंड रियासत हो या फिर ठीक है, आगे की बुंदेला रियासत है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।